मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जो आपके सिलेबस में बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए और एमए फाइनल के उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑप्शनल पेपर के रूप में ग्रीक पॉलिटिकल थॉट लेते हैं। तो उसमें अरस्तु के एक अन्य विचार पर आज चर्चा करेंगे और वो है अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु भी अपने गुरु की भांति न्याय को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन अरस्तु ने न्याय की अवधारणा का जो प्रतिपादन है अपने गुरु से भिन्न तरीके से किया है। अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। और अरस्तु इस संबंध में न्याय के दो भेद करता है। एक है पूर्ण न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय इन नैतिकता के अनुरूप आचरण करने में निहित है। परिवार में न्याय का अर्थ है स्वामी का दास पर, पति का पत्नी पर, घर के मालिक का सदस्यों पर स्वाभाविक शासन। गांव में न्याय का अर्थ है सबसे सयाने पुरुष का गांव के दूसरे लोगों का नेतृत्व। एक सक्षम राज्य में न्याय का अर्थ है शिक्षित, सभ्य, गुणवान व्यक्ति द्वारा अपने व अन्य लोगों पर उचित शासन व्यवस्था। ये जो सामान्य अर्थ है उसका तात्पर्य यही है कि ये सदाचार का पर्यायवाची है और इस दृष्टि से नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति को न्यायशील माना जा सकता है। परंतु न्याय के संकीर्ण तथा कानूनी अर्थ में न्याय का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग दिया जाना होता है। न्याय के इन रूपों में हम क्रम से पूर्ण न्याय और विशेष न्याय बताया। अब यहाँ हमारा संबंध विशेष न्याय से संबंधित है और विशेष न्याय का तात्पर्य ये है कि हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। तो उसमें अरस्तु ने पुनः न्याय के दो उपभेद किए हैं। एक है वितरणात्मक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का संबंध सरोकार, सम्मान या धन संपदा के वितरण से है और ये विधायक के विचार क्षेत्र में आता है, यानी लेजिस्लेटर के जुडिक्शन में आता है। और इसका मूल सिद्धांत यह है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। और इसके लिए सबसे पहले ये पता लगाना ज़रूरी है कि नागरिकों को किस आधार पर समान या असमान माना जाए। अरस्तु का ये विचार है इस संबंध में कि प्रचलित प्रथाओं और प्रथागत कानून का सहारा लेना अधिक उपयुक्त होगा। लिखित कानून उतने उपयोगी नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें सत्ताधारी जब चाहे बना सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए
अरस्तू ने चेतावनी भी दी है कि मनुष्यों के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं है जितनी सरलता से कानून बदल दिए जाते हैं। अरस्तू का ये तर्क है कि ये वितरण न्याय के अंतर्गत पद प्रतिष्ठा धन संपदा का जो वितरण है वो अंकगणितीय अनुपात से नहीं होना चाहिए बल्कि रेखा गणितीय अनुपात से होगा। इसका अर्थ ये है कि इनमें सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि राज्य के ओर से जो पद उपाधि पुरस्कार है उनका वितरण नागरिकों को उनकी योग्यता और गुण के अनुपात में किया जाना चाहिए। बारकर महोदय इस संबंध में कहते हैं, उनका एक कोटेशन है कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति ही न्याय है। अब यहाँ यह भी स्पष्ट है कि अलग अलग व्यवस्थाओं में न्याय का आधार अलग अलग होता है। जैसे एक जनतंत्र में न्याय का आधार स्वतंत्रता और समानता का होता है। इसके विपरीत एक धनिक तंत्र में राजकीय पद और धन के आधार पर प्राप्त होते थे, क्योंकि धनी लोगों को निर्धनों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। अरस्तु स्पष्ट कर देते हैं कि ये आधार जो हैं वो अलग अलग व्यवस्थाओं के हैं, लेकिन अरस्तु के अनुसार भिन्न भिन्न संविधानों के जो भिन्न आधार हैं उसमें उनके अपने अपने मानक होते हैं। लेकिन अरस्तु का ये विश्वास है कि आदर्श राज्य में वितरण न्याय के उद्देश्य से सद्गुण को ही योग्यता का मापदंड माना जाएगा। जो जितने सद्गुण संपन्न होंगे उन्हें उतने ही ऊंचे पद पुरस्कार के योग्य माना जाएगा, क्योंकि एक सद्गुणवान व्यक्ति ही सांसारिक पद प्रतिष्ठा धन संपदा को गौण मानते हुए मानव जीवन के ध्येय को सबसे ऊंचा स्थान देता है। अरस्तु के इस विशेष न्याय का दूसरा प्रकार है सुधारात्मक न्याय। और सुधारात्मक न्याय का सरोकार लोगों के परस्पर लेन देन को नियमित करने और अपराधों का दंड निर्धारित करने से है। और ये न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में आता है, जज के। इसका ध्येय यह है कि व्यक्तियों के परस्पर लेन देन में दोनों पक्षों का पलड़ा बराबर रहे और किसी के साथ कोई धोखा ना हो, यानी किसी को हानि नहीं उठानी पड़े। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई संविदा या समझौता कर लेता है और फिर उसको भंग कर देता है, तो राज्य द्वारा उसे पालन करने के लिए विवश किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति शरीर, संपत्ति या मान पर किसी व्यक्ति के मान पर आक्रमण करता है तो राज्य द्वारा उसका प्रतिकार कराया जाता है। और प्रकट यह है कि न्याय का ये रूप कानूनी है जो प्रत्येक राज्य में पाया जाता है। साधारणतया न्याय का यही अर्थ लगाया जाता है, अर्थात न्याय को एक कानूनी धारणा समझा जाता है जिसे राज्य के न्यायालयों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसको परिशोधनात्मक न्याय भी कहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्तियों को परस्पर व्यवहार में संतुलन स्थापित करना या बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना होता है। तो अरस्तु के ये विशेष न्याय के दो प्रकार हैं, वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अब यहाँ ये स्पष्ट है कि अरस्तु की जो वितरणात्मक धारणा है वो आधुनिक संकल्पना से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि आधुनिक अर्थ में योग्यता व्यक्ति के अपने गुणों, उसके कृत्य से निर्धारित की जाती है।
परंतु अरस्तु प्रचलित परंपरा को योग्यता के मापदंडों का स्रोत बना देता है, जिस पर व्यक्ति का अपना कोई वश नहीं है। दूसरी तरफ प्रतिवर्ती न्याय या सुधारात्मक जो न्याय है, उसका संबंध व्यक्ति के अपने कृत्य से है और कुछ हद तक योग्यता के आधुनिक अर्थ के निकट आ जाता है। जो भी हो, अरस्तु दोनों प्रकार का न्याय का निरूपण एक यथास्थिति का समर्थक सिद्ध होता है। वितरण न्याय का स्रोत ही यथास्थिति है। प्रतिवर्ती न्याय ये मांग करता है कि वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर यथास्थिति फिर से स्थापित कर दी जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्लेटो के न्याय की अवधारणा और अरस्तु के न्याय विषयक अवधारणा की क्या तुलनात्मक स्थिति है। तो दोनों ने न्याय का प्रतिपादन किया है और दोनों ही न्याय शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं और दोनों ही न्याय का प्रधानतः एक नैतिक सिद्धांत समझते हैं उसे। लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे प्लेटो एक व्यक्ति के लिए न्याय का अर्थ केवल यह है कि वह स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करे, किंतु अरस्तु के अनुसार एक व्यक्ति के साथ न्याय तब होता है जब उसको राज्य की ओर से उसकी योग्यता के अनुसार प्रतिफल दिया जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि अरस्तु के अनुसार न्याय राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है, प्लेटो के न्याय की धारणा विशुद्ध कर्तव्य मूल्यक है, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों का इसमें कोई उल्लेख नहीं। और अरस्तु का न्याय जो है अधिकार मूलक है, जैसा वास्तव में होता भी है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हम कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय की एक मौलिक और विलक्षण व्याख्या की है प्लेटो ने, जो उसकी कल्पना के आदर्श राज्य के लिए सत्य हो सकती थी, किंतु अरस्तु की न्याय की धारणा या व्याख्या यथार्थवादी है, जो अपने सारे दोषों के बावजूद प्रत्येक प्रकार के राज्य के लिए मान्य हो सकती है। इस प्रकार ये प्लेटो के न्याय के बाद अरस्तु की न्याय की अवधारणा है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन पर स्पेशल प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।